एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुँचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका, जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। भगवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। इतना कहकर दोनों ने रात की शांति में मुस्कुराते हुए नींद की ओर कदम बढ़ाए। अगले दिन सुबह काका गांव की गलियों में टहलते हुए निकल पड़े। चलते चलते वे चौक पर बने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। लोग आते जाते काका को प्रणाम करते, पर काका अपनी मुस्कान के साथ सबको आशीर्वाद देते रहते। इतने में एक नौजवान उनके पास आया और बोला, काका, आप यहाँ अकेले बैठे हो? अगर समय हो तो मेरे साथ चलो। मेरा एक छोटा सा ठेला है,
जहां मैं चिकन करी बनाता हूँ। चाहता हूँ कि आप मेरे चिकन का स्वाद लेकर बताओ उसमें क्या कमी है। अरे भैया ये तो और भी अच्छा है। यहाँ यूं ही बैठने से तो अच्छा है तुम्हारा चिकन चख लिया जाए। चलो दिखाओ अपना हुनर। दोनों उसके ठेले पर पहुंचे। लड़के ने जल्दी जल्दी गर्मागर्म चिकन करी और चावल की प्लेट सजाई और काका के सामने रख दी। काका ने पहला निवाला लिया, कुछ देर चबाया और फिर बोले, देख बेटा, तुम्हारा चिकन ठीक है पर इसमें जान नहीं है। लड़का हैरानी से बोला, जान नहीं है काका, मैं तो ताजा मसाले डालता हूँ। बात मसालों की नहीं है, तुम चिकन को मैरिनेट करते हो क्या? नहीं काका, मैं तो सीधे पका देता। यही तो कमी है। अगर चिकन में स्वाद लाना है तो पहले उसे 30 मिनट नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा गरम मसाला लगाकर मैरिनेट करो। जब वो मसाले में घुल मिल जाएगा तभी असली स्वाद आएगा। फिर पकाना, देखना लोग बार बार मांगेंगे। धन्यवाद काका, कल से मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। काका हंसते हुए वहां से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाकर वे अपने पुराने मित्र रामलाल के घर पहुंचे। रामलाल बरामदे में खाट पर बैठे थे। काका मजाक में बोले, अरे भाई, तुम तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो। हाँ यार, बूढ़ा तो हो ही रहा हूँ। लेकिन तू बताओ, तू इतना जवान कैसे दिखता है? कहीं कोई राज तो नहीं छुपा रखा? काका ने ठाका लगाते हुए कहा, राज है तो सही, पर बता दूं तो तू भी जवान हो जाएगा। फिर गांव वाले हम दोनों को देख हैरान रह जाएंगे। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। काका ने प्यार से कहा, देख भाई, कभी रविवार को घर आ जाया कर, तुझे अपना बेहतरीन मटन खिलाऊंगा। हाँ यार, मैंने भी बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे मटन की। एक दिन जरूर आऊंगा। थोड़ी देर बातें करके काका विदा लेकर अपने घर लौट गए। अगला रविवार आया। काका फिर सुबह सुबह उठे, ताजा मटन लेकर आए और बड़े हांडी में लकड़ी के चूल्हे पर पकाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गरम मसालों और गुप्त मसाले की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। दोपहर के 12 बजते ही गांव वाले जमा हो गए। जैसे ही पहली प्लेटें परोसी गईं, सबके चेहरे खिल उठे। एक आदमी छकते ही बोला, अरे काका, आज तो प्लेट में मटन के पीस ज्यादा दिख रहे हैं। दूसरा हंसते हुए बोला, हाँ काका, मुझे तो 2-2 नली वाले टुकड़े मिल गए। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाइयों, आज मैंने जानबूझकर सबको थोड़ा ज्यादा दिया है। लोग हैरान होकर बोले, पर काका, आज ऐसा क्या खास है? काका ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की ही तारीख को मैंने पहली बार रविवार का मटन बनाना शुरू किया था, तो समझ लो ये हमारी सालगिरह है। उसी खुशी में आज सबको दुगना मटन मिलेगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे और खाने में डूब गए। थोड़ी देर में वे लोग भी आ पहुंचे जो पिछले रविवार को रह गए थे। काका ने उन्हें भी प्लेटें सजाकर दी। वे चाव से खाने लगे और बोले, वाह काका, इंतजार तो बहुत लंबा था, पर आज तो 2 गुना स्वाद मिला। भीड़ में एक नया चेहरा भी था। साफ कपड़े पहने, थोड़ा शहरनुमा अंदाज वाला आदमी। उसने काका की थाली खाई और फिर धीरे से बोला, काका, अगर आप मुझे ये रेसिपी बता दो तो मैं आपको जितना कहो उतने पैसे देने को तैयार हूँ। काका ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? आज पहली बार देख रहा हूँ। मैं शहर में बड़ा होटल चलाता हूँ। तुम्हारे मटन की चर्चा सुनी थी, इसलिए यहाँ चला आया। अगर ये रेसिपी मिल जाए तो मेरे होटल का धंधा दुगना हो जाएगा। काका शांत होकर बोले, मान लो कि मैं तुम्हें ये बता भी दूं तो भी तुम्हें वही स्वाद नहीं मिलेगा। वो हैरान होकर बोला, क्यों काका? स्वाद तो रेसिपी से आता है। नहीं भाई, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता। ये मटन धीमी आंच पर चूल्हे में पकता है घंटों तक। तुम्हारे होटल में तो गैस का चूल्हा होगा, वहीं से फर्क पड़ जाएगा। वो आदमी जिद पर अड़ गया। फिर भी बता दो काका, मैं तुम्हें खूब पैसे दूंगा। पैसों से स्वाद नहीं बिकता। अगर कभी मुझे अपना राज बताना होगा
तो मैं अपने गांव वालों को बताऊंगा, तुम्हें नहीं। ये सुनते ही वो शहर वाला गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। वाह काका, आप तो सच में गांव की शान हो। बस भाइयों, यही प्यार ही मेरी असली कमाई है। उस रात जब सब सो चुके थे, काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। भगवान, अब उम्र हो रही है। सोचता हूँ हमारे इस मटन के राज को आगे कौन संभालेगा। काकी ने सहमति में सिर हिलाया। सही कह रहे हो, पर किसे दोगे ये राज? कौन बना पाएगा तुम्हारी तरह? क्या पता कोई खुद चलकर आ जाए, जिसे ऊपर वाला हमारे लिए भेजे। दोनों यही सोचते सोचते सो गए। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है घर में? बाहर से एक धीमी आवाज आई। काका बाहर निकले तो देखा एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। लड़का बोला, काका मैं अनाथ हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? काका उसे अंदर ले आए। काकी ने तुरंत चावल और बचे हुए मटन के टुकड़े परोसे। लड़के ने आंखों में आंसू लिए खाना खाया। काका ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम अनाथ हो और हमारे भी कोई संतान नहीं, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? लड़का कुछ देर सोचकर बोला, काका मुझे खुशी होगी आपके साथ रहने में। आज से तुम हमारे बेटे हो। अब हमारा राज भी तुम्हारा है। इस तरह काका और काकी को अपना वारिस मिल गया। तीनों साथ रहने लगे और गांव में उनकी खुशियों की नई कहानी लिखी गई। एक समय की बात है, गंगापुर नाम के गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पार्वती और 17 साल की बेटी सोनम रहती थी। रघु बचपन से ही खेती करता आया था। उसे खेती के अलावा कोई काम नहीं आता था। लेकिन इस साल गांव में सूखा पड़ गया था और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि एक दिन पार्वती बोल पड़ी, सुनते हो जी, घर में रात भर के लिए भी अनाज नहीं बचा है, अब क्या करेंगे? चिंता मत कर पार्वती, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। इतना कहकर रघु घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे नदी किनारे पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। वह अंदर जाकर बोला, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी रोज भूखे पेट सोती है, मैं क्या करूं? मेरे पास अब पैसे लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मंदिर से निकलते हुए रघु गांव के सबसे अमीर व्यापारी चौधरी हरिराम के पास पहुंचता है। चौधरी हरिराम बड़ा कुटिल और लालची किस्म का आदमी था। अरे रघुआ, पैसे चाहिए क्या? लेकिन ब्याज दुगना तिगुना लगेगा। रघु बोला, चौधरी साहब, मजबूरी है, बेटी की पढ़ाई भी रुकी है, बस थोड़े पैसे चाहिए। हरिराम मुस्कुराकर बोला, ठीक है, 1000 ले और 1 महीने बाद 3000 लौटाना, वरना जमीन लिखवानी पड़ेगी। रघु ने मन मारकर पैसे ले लिए और घर लौट आया। घर पहुंचते ही पार्वती ने पूछा, अरे ये सारा सामान कहाँ से? कहीं उधारी में तो नहीं? रघु ने शर्मा कर सिर झुका लिया। पार्वती बोली, कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, समय जरूर बदलेगा। उस रात पार्वती ने बहुत दिनों बाद अपनी बेटी की पसंदीदा खिचड़ी बनाई। पूरा घर खुश था, पर रघु के मन में एक ही चिंता, अगले महीने पैसे कैसे चुकाऊंगा। रात गहरी होते ही अचानक घर के बाहर मिट्टी हिलने जैसी आवाज आई। रघु बाहर निकला तो देखा कि गांव की पुरानी बावड़ी से नीली रोशनी निकल रही है। ये कैसी रोशनी? जैसे ही वह पास पहुंचा, चमक बढ़ने लगी और उसके सामने एक दिव्य बाबा प्रकट हो गए। डर मत पुत्र, मैं इस बावड़ी का रक्षक हूँ। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे यहाँ खींचा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने अपने झोले से एक चांदी का चमत्कारी पौधा निकाला। इसे अपने खेत के कोने में लगा देना। 7 दिनों बाद ये ऐसा फूल देगा जो तेरी किस्मत बदल देगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। बाबा यह कहकर गायब हो गए। सुबह होते ही रघु बिना किसी को बताए वह पौधा खेत में लगा देता है। मिट्टी हल्की नीली चमकने लगती है। गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। अरे रघु के खेत में भूत है। नहीं रे, कोई तांत्रिक आया था रात में। रघु किसी को सच नहीं बताता। वह रोज खेत जाकर पौधे को देखता
और 7वें दिन का इंतजार करता। 7वें दिन तड़के खेत से तेज रोशनी निकली और पौधे पर एक बड़ा चांदी जैसा चमकता फूल खिल गया था। फूल जमीन पर गिरा और गिरते ही सोने का लाख का टुकड़ा बन गया। हे शिव शंकर, ये तो सचमुच चमत्कार है। इससे तो मैं कर्ज चुका सकता हूँ। रघु जितने की जरूरत थी बस उतना ही सोना लेने लगा। लेकिन एक दिन वही लालची चौधरी हरिराम चुपके से उसके खेत पहुंच गया। वह चिल्लाया, अरे रघुआ, तो ये है तेरे पैसों का राज। और वह लालच में अंधा होकर पौधे की ओर दौड़ पड़ा। रघु बोला, चौधरी जी मत छूइए, बाबा ने मना किया था। हरिराम ने रघु को धक्का दिया और जैसे ही फूल को तोड़ने लगा, पूरी जमीन हिलने लगी। चांदी का पौधा गायब हो गया। हरिराम जोर से गिरकर बेहोश हो गया। तभी आसमान से दिव्य प्रकाश उतरा और बाबा प्रकट हो गए। लालच ने इसे बर्बाद किया है। रघु, तूने लालच नहीं किया, इसलिए ये वरदान सिर्फ तेरा रहेगा। बाबा ने पौधे को वापस कर दिया, लेकिन चेतावनी के साथ, यह फल सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके दिल में ईमानदारी है। धीरे धीरे रघु का घर समृद्ध हो गया। सोनम की पढ़ाई पूरी हुई। गांव वाले रघु की ईमानदारी की मिसाल देने लगे और आज भी वह चमत्कारी पौधा खेत में खड़ा है। लेकिन वह फल सिर्फ उसी को देता है जिसके दिल में लालच नहीं होता।